सो इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट कि सीपेज किस कारण से होता है, व्हाई वाज सीपेज टेकिंग प्लेस। तो सीपेज का होने का या फिर फ्लो के होने का मेन कारण था हेड डिफरेंस। ये हमको क्लियर हुआ कि अगर हेड डिफरेंस रहेगा तो फ्लो होगा। हमने लास्ट वीडियो में बहुत क्लियरली देखा, 2-3 एग्जांपल्स भी देखे हमने कि कैसे हेड डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है। प्रेशर हेड हो, डेटम हेड हो, टोटल हेड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस रहेगा सीपेज और इफेक्टिव स्ट्रेस। सीपेज का इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो निकालना। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड when the problems of seepage is concerned. For any exam it is very important to understand effective stress, especially for gate. तो हम लोग कुछ बात करते हैं आगे की। अभी हम देखेंगे इस फिगर में हमको क्लियरली दिख रहा है कि दो पॉइंट्स ए और बी हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देयर इज अ हेड डिफरेंस। क्लियरली हमको हेड डिफरेंस दिख रहा है। तो जहां पे भी हेड ज्यादा होगा उससे लोअर हेड की तरफ फ्लो होने वाला है। तो फ्लो इज गोइंग टू टेक प्लेस फ्रॉम हायर हेड टू लोअर हेड, दिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना। तो फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर हेड टू लोअर हेड। अगर यहाँ पे हेड डिफरेंस नहीं होता तो क्या होता, फ्लो वुड हैव नॉट टेकन प्लेस। अगर दोनों का हेड सेम होता, अगर दोनों का हेड इक्वल होता तो फ्लो नहीं होता। यहाँ पे आप देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द फ्लो इज डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, हम थोड़ा सा इस डायग्राम में समझने का ट्राई करेंगे कि सीपेज की इंपॉर्टेंस क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस पे। तो जब भी डाउनवर्ड फ्लो होगा तो पानी अपने साथ साथ इन पार्टिकल्स को ड्रैग करेगा। पानी इनके साथ अपने साथ साथ इन पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिससे पार्टिकल्स पे ड्रैग आने वाला है ना। और ये पार्टिकल्स को नीचे की तरफ पुश करेगा। पार्टिकल्स विल गेट पुश्ड डाउनवर्ड्स लाइक दिस, रिजल्टिंग इनटू व्हाट, इट विल रिजल्ट इनटू व्हाट। इसके कारण क्या होगा, इनमें आपस में बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट पार्टिकल्स में क्या हुआ, आपस में पार्टिकल्स में आपस में कॉन्टेक्ट स्ट्रेस बढ़ गया। इसके कारण क्या हुआ, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीमेंट हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस जो पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस दैट हैज इंक्रीज्ड, है ना। तो जब भी डाउनवर्ड कंडीशन डायरेक्शन में फ्लो होता है, व्हेनेवर द फ्लो इज इन डाउनवर्ड, so whenever the flow is in downward direction it results into the increase of effective stress। अभी हम इसको प्रूव करेंगे और देखेंगे कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ये आपस में कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं पार्टिकल्स के और स्ट्रेस इंक्रीमेंट हो जाता है। सिमिलरली तो जैसे इन कंडीशंस में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना। इस केस में भी कैसा फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पानी का फ्लो होगा। जो पानी पर्कुलेट करेगा सॉइल में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, तो इट विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स बिलो, है ना। अगर हम बात करें अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो, अगर फ्लो कैसा हो रहा है, इफ द फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, तो ये पार्टिकल्स को ड्रैग करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। पानी वाटर विल ट्राई टू ड्रैग पार्टिकल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। और क्योंकि ऊपर के एरिया में बहुत खुला एटमॉस्फेयर है तो पार्टिकल्स विल ट्राई टू मूव आउट। पार्टिकल्स यहां से बाहर आने का ट्राई करेंगे जस्ट लाइक दिस, है ना। इस केस में क्या होता है, जो कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस होते हैं पार्टिकल के बीच में वो बहुत कम हो जाते हैं। कॉन्टेक्ट रहता ही नहीं, देयर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, रिजल्टिंग इनटू व्हाट, अगर कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस विल सब्सटेंशियली डिक्रीज। इफेक्टिव स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लग जाता है। मतलब पार्टिकल्स जो हैं उनमें स्ट्रेस नहीं बचता है, पार्टिकल्स में स्ट्रेस नहीं रहेगा, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर नहीं होगा, तो उनकी लोड लेने की ताकत खत्म हो जाती है। तो दे आर नॉट एबल टू टेक द लोड। इसको हम और डिटेल में देखेंगे, है ना। तो अपवर्ड फ्लो कंडीशन कहाँ कहाँ पे होती है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज द अपवर्ड फ्लो कंडीशन। वाटर विल ट्राई टू मूव हियर, वाटर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और इस केस में क्या करेगा, ये सॉइल पार्टिकल्स को यहाँ से धक्का दे देगा ऊपर, है ना। सॉइल पार्टिकल्स विल ट्राई टू मूव अपवर्ड्स और इसको हम बोलते हैं अपवर्ड फ्लो कंडीशन। यहाँ पे भी आप देखिए इस फिगर में पाइप जो है नीचे, वाटर जो पाइपलाइन है वो लीक हो रही है, यहाँ से पानी निकल रहा है। ये जो पानी निकलेगा वो क्या करेगा, घर को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। अपवर्ड सीपेज को होने वाला है यहाँ पे, विच इज गोइंग टू अफेक्ट द फाउंडेशन पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। दिस इज अपवर्ड फ्लो कंडीशन। तो हमने बोला हमारे पास 3 टाइप की फ्लो कंडीशन है, नो फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो एंड अपवर्ड फ्लो। नो फ्लो कब होता है, जब दो पॉइंट्स के बीच में सेम इफेक्टिव स्ट्रेस हो, अगर सॉरी दो पॉइंट्स के बीच में सेम हेड रहेगा, अगर हेड पॉइंट ए और बी का हेड सेम रहेगा तो देयर इज नो फ्लो कंडीशन, नो फ्लो कंडीशन। अगर ए और बी पॉइंट के बीच में से ए का हेड ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, इफ ए का हेड इज मोर तो फ्लो कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। केस नंबर 3, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में बी का हेड ज्यादा है तो फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम बी टू ए। इसको हम बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये जो फ्लो हो रहा है वो अप डायरेक्शन में हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड फ्लो कंडीशन, है ना। तो ये 3 टाइप की कंडीशन है, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले केस डिस्कस करते हैं नो फ्लो कंडीशन का।
हम वेरिएबल लेने की जगह हमने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लिए हैं ताकि समझना आसान रहे, है ना। तो ये वैल्यूज के हिसाब से हमको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगा, इसलिए हम वैल्यूज के ऊपर सारा काम करेंगे। यहाँ पे आप देखिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया हुआ है, इसमें सॉइल फिल्डअप है ना। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं देयर इज अ सॉइल फील्ड। हम यहाँ पे एक डेटम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम अ डेटम। यहाँ पे हमने एक डेटम एज्यूम कर लिया है ना, दिस इज द डेटम। अब हम डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड टोटल हेड ये कैलकुलेट करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के पहले ये स्टेप्स से अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली चीज़ें सॉल्व होंगी। तो मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा आपको सॉल्व करने की, वो बहुत आसानी से आपको सॉल्व कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आपको डेटम हेड, प्रेशर हेड निकालते नहीं आता तो आप लास्ट वीडियो देखिए, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, अदरवाइज आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा, है ना। तो पॉइंट ए का डेटम हेड, डेटम से पॉइंट ए की दूरी कितनी है, डेटम से पॉइंट ए की दूरी 5 + 15 20 मीटर्स। पॉइंट बी का डेटम हेड, क्योंकि पॉइंट बी डेटम पे लाई कर रहा है, इसका डेटम हेड हो जाएगा 0। पॉइंट सी का डेटम हेड, पॉइंट सी डेटम से कितनी दूरी है, तो डेटम से पॉइंट सी की दूरी है 5 मीटर्स, तो दिस डिस्टेंस 5 मीटर। हम लोग थोड़ा क्विक मूव करेंगे क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। प्रेशर हेड, किसी पॉइंट पे प्रेशर हेड उसका पीजोमीटर बताता है। पॉइंट ए पे ये वाला पीजोमीटर लगा हुआ है, पॉइंट ए से ट्रायंगल का डिस्टेंस इज 5 मीटर, तो हमको दिखेगा प्रेशर हेड कितना है, 5 मीटर। सिमिलरली अगर हम बात करें पॉइंट बी की, तो पॉइंट बी पे जो पीजोमीटर लगा है वो ये वाला पीजोमीटर लगा हुआ है। पॉइंट बी से इस ट्रायंगल के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द प्रेशर हेड फॉर पॉइंट बी। कितना डिस्टेंस है, 5 + 15 + 5 दैट इज 5 + 15 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 25 मीटर्स। ये हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये वाला दिस डिस्टेंस, है ना, दैट इज अ प्रेशर हेड फॉर बी। सी पे कोई पीजोमीटर इंसर्टेड नहीं है, इसलिए हम सी पे प्रेशर हेड कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर हेड हमको डायरेक्टली चाहिए कि वहाँ पे कोई प्रेशर हेड पीजोमीटर इंसर्टेड होना चाहिए। तो सी पे कोई भी पीजोमीटर इंसर्टेड नहीं है, इसलिए हम सी पे प्रेशर हेड कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम इसको अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग ब्लैंक छोड़ देते हैं। व्हाट इज टोटल हेड, हमको पता है टोटल हेड क्या होता है, टोटल हेड इज नथिंग बट डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। यहाँ पे हम देखेंगे डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड इज 25 मीटर। यहाँ पे आप देखोगे बी पे डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड इज अगेन 25 मीटर। एक ऑब्जर्वेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या ऑब्जर्वेशन है, टोटल हेड एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल हेड एट पॉइंट बी। जितना एनर्जी पॉइंट ए पे है उतनी सेम एनर्जी पॉइंट बी पे है। मतलब पॉइंट ए से बी के बीच में कोई लॉस नहीं हो रहा, देयर इज नो लॉस, देयर इज नो लॉस ऑफ हेड। अगर हेड का लॉस नहीं हो रहा तो देयर इज नो फ्लो कंडीशन, देयर इज नो फ्लो कंडीशन। अगर दोनों जगह पे हेड सेम है तो फ्लो क्यों होगा, है ना। दोनों जगह एनर्जी सेम है तो एक आदमी दूसरी जगह ट्रेवल कभी करता है जब वहां पे कोई काम हो, यहाँ पे दोनों को कोई काम ही नहीं, जितनी एनर्जी इसके पास है उतनी एनर्जी उसके पास है, तो दोनों में देयर इज नो फ्लो कंडीशन यहाँ पे बन रही, कोई फ्लो कंडीशन नहीं होगी। अगर देयर इज नो फ्लो, देयर इज नो लॉस ऑफ हेड, कोई लॉस ऑफ हेड नहीं है, मतलब जितनी एनर्जी ए पे ही है उतनी एनर्जी बी पे है, तो उतनी एनर्जी सी पे भी होगी, उतनी एनर्जी डी पे भी होगी, सब जगह एनर्जी क्या रहने वाली सेम, क्योंकि कहीं पे भी लॉस नहीं हो रहा है, रास्ते में कहीं पे भी लॉस नहीं है। तो हम बोलेंगे सिंस देयर इज नो लॉस, टोटल हेड एट ए इज इक्वल्स टू टोटल हेड एट बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू टोटल हेड एट सी। क्योंकि कोई लॉस ही नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो सब जगह सबके पास सेम एनर्जी है, पूरी सॉइल में सेम एनर्जी है। टोटल हेड एट सी कितना हो जाएगा, ए और बी पे एनर्जी सेम है तो सी पे भी कितनी एनर्जी रहेगी, 25 मीटर। ये कब हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नो फ्लो कंडीशन में, ओनली करेंगे नो फ्लो कंडीशन। कितना हो रहा है, 25 मीटर्स। अगर यहाँ पे हमको 25 मीटर मिला तो टोटल प्रेशर हेड एट सी क्या हो जाएगा, तो हमको पता है टोटल हेड इज डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। टोटल हेड आ गया सी पे 25, डेटम हेड एट सी इज 5 मीटर्स, तो प्रेशर हेड एट सी कितना हो जाएगा, प्रेशर हेड एट सी की वैल्यू हो जाएगी, प्रेशर हेड एट सी विल बी इक्वल टू 25 - 5 दैट इज 20 मीटर्स। तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी, 20 मीटर्स। व्हाट इज दिस सिग्निफाइंग, ये क्या बता रहा है कि जब भी आप एक पीजोमीटर यहाँ पे इंसर्ट करोगे पॉइंट सी पे, तो आपका जो वाटर लेवल है कितना हाइट पे राइज करेगा, द वाटर लेवल विल राइज टू हाइट ऑफ 20 मीटर्स। 20 मीटर की हाइट पे पानी राइज करेगा, ये यहाँ पे दिस 20 मीटर, 15 + 5 20 मीटर, ये वाला लेवल हो गया। आप देखो सारी जगह वाटर का लेवल क्या है, सेम है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो देर इज नो लॉस कंडीशन, यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है वाटर का, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इन वैल्यूज को भी हम नोट कर लेते हैं, फॉर द टाइम बिंग लेट अस नोट डाउन दीज वैल्यूज। तो ये वैल्यूज हमने वैसी की वैसी कॉपी कर लिए हैं सेम क्वेश्चन में, 25 25 वही तीनों में हेड टोटल हेड। अब हम बात करते हैं
किसी पॉइंट पे ऐसा कोई डायग्राम गिवन है तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमको पता है पहले चैप्टर से इफेक्टिव स्ट्रेस इज नथिंग बट टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। जिस भी पॉइंट पे आपको टोटल स्ट्रेस निकालना है उस पॉइंट पे जाएंगे और उस पॉइंट के ऊपर देखेंगे कौन सा मटेरियल है। जो भी मटेरियल है उस मटेरियल की डेंसिटी और उसकी लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जिस भी पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट के ऊपर देखेंगे उस पॉइंट के ऊपर कौन सा मटेरियल है और उसकी लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हम एग्जांपल देखेंगे। तो ये हमारा टोटल स्ट्रेस निकालने का तरीका है, इसको हमने पहले भी यूज किया हुआ है। हम बात करते हैं पोर प्रेशर निकालने का तरीका। तो जब भी हमको पोर प्रेशर निकालना है, क्योंकि सबसे क्रिटिकल पोर प्रेशर कैलकुलेशन हो जाता है सीपेज वाली कंडीशन में। तो पोर प्रेशर निकालने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको, इट इज प्रेशर हेड इनटू गामा डब्ल्यू। जिस भी पॉइंट पे आपको पोर प्रेशर निकालना है उस पॉइंट पे प्रेशर हेड देख लीजिए, इनटू क्या कर दो, गामा डब्ल्यू। क्लियर है, दिस इज द पोर प्रेशर। ये आपको थंब रूल याद रखना है। अब हम एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए की। इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज नथिंग बट टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए माइनस पोर प्रेशर एट पॉइंट ए। ये देखते हैं टोटल स्ट्रेस। सबसे पहले बात करते हैं टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए कितना रहेगा। पॉइंट ए के ऊपर देखेंगे कौन सा मटेरियल है। तो पॉइंट ए के ऊपर जब आप देखोगे तो आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ वाटर है। कितनी लेंथ का वाटर है, 5 मीटर का। डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे हम 10 वैल्यू लेंगे और डेंसिटी ऑफ सॉइल, सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ सॉइल लेंगे हम लोग 20। ये हमारी वैल्यूज लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने बोला था जो भी मटेरियल होगा उसकी लेंथ को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट टोटल स्ट्रेस। तो हमारा टोटल स्ट्रेस आ गया 5 इंटू गामा डब्ल्यू माइनस व्हाट इज पोर प्रेशर एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे पोर प्रेशर कितना होगा, ए पॉइंट पे जाएंगे देखेंगे वहां का प्रेशर हेड कितना है। कितना है पॉइंट ए पे प्रेशर हेड, 5। हम बोलेंगे 5 इंटू गामा डब्ल्यू। जिस भी अगर पोर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या बताया था आपको, प्रेशर हेड एट दैट पॉइंट इंटू गामा डब्ल्यू। प्रेशर हेड कितना है पॉइंट ए पे, पॉइंट ए प्रेशर हेड है 5 इंटू क्या कर दिया हमने, गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई, दैट इज व्हाट इज पोर प्रेशर। तो ये हमारा टोटल स्ट्रेस है और ये हमारा पोर प्रेशर है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या मिल रहा है, वैल्यू 0। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी की, दैट इज टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी माइनस पोर प्रेशर एट पॉइंट बी। टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी माइनस पोर प्रेशर एट पॉइंट बी, है ना। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की। टोटल स्ट्रेस निकालने का तरीका क्या है, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट के ऊपर देखेंगे क्या क्या है। तो हमको दिख रहा है, पहले सबसे ऊपर से चालू करते हैं। सबसे ऊपर 5 मीटर का डेंसिटी W वाला वाटर है, प्लस क्या है, इसके अलावा यहाँ पे ये सॉइल भरी है। कितने कितने मीटर लेंथ की सॉइल है, 20 मीटर लेंथ की सॉइल है। इसमें उसकी डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी डेंसिटी है 20, या फिर हम लिखेंगे गामा सैचुरेटेड। ये क्या हो गया, टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस मतलब पॉइंट बी के ऊपर गए और मटेरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस व्हाट इज पोर प्रेशर एट पॉइंट बी। किसी पॉइंट पे पोर प्रेशर निकालने का तरीका क्या है, प्रेशर हेड एट पॉइंट बी इंटू गामा डब्ल्यू। व्हाट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट बी, हमको टेबल से दिख रहा है प्रेशर हेड पॉइंट बी पे कितना है 25। तो हम लिखेंगे 25 इंटू गामा डब्ल्यू, 25 इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ पे अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यूज लिखें तो कितनी आ रही है, 5 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 20 minus 25 into 10. The value comes out to be 50 plus 400, 450 minus 250, that is 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी की, सी पे निकाल लेते हैं टोटल स्ट्रेस एट सी माइनस पोर प्रेशर एट सी। व्हाट इज टोटल स्ट्रेस एट सी। अब सी के बारे में बात करते हैं, सी पे टोटल स्ट्रेस कितना है। तो सी पॉइंट के ऊपर जाएंगे, क्या क्या है, सी पॉइंट के ऊपर जाइए, 5 मीटर का पानी भरा हुआ है और 15 मीटर की सॉइल भरी हुई है। तो 5 मीटर का पानी मतलब 5 इंटू गामा डब्ल्यू और 15 मीटर की सॉइल मतलब 15 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉइल, माइनस पोर प्रेशर एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पे पोर प्रेशर कितना है, तो सी पॉइंट पे पोर प्रेशर कितना है, सी का प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू। सी का प्रेशर हेड कितना है 20 इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इफेक्टिव स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, है ना। ये हमारा तरीका हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने का। अभी हम फॉर द टाइम बिंग इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी की वैल्यू अपने दिमाग में रखेंगे, द वैल्यू इज 200। ये वाली वैल्यू को अभी हम नोट करके रखेंगे ताकि हम आगे इसको रिलेट कर पाए, ठीक है।
ठीक है। तो नो फ्लो कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी इज 200, ये हमको मिल रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन। इस केस में हम डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन की बात करें। डायग्राम को थोड़ा सा चेंज किया है, अगर आप दोनों डायग्राम को कंपेयर करोगे तो अभी वाटर लेवल जो है दोनों का सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के वाटर लेवल में, है ना। तो हम वाटर लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस हमको दिख रहा है दोनों इसमें। अब हम इस केस की बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं, इसको हमने एक डेटम एज्यूम कर लिया, दिस इज द डेटम फॉर अस, ये डेटम है बी वाला। इसके साथ अब हम बात करते हैं डेटम हेड कैलकुलेट कैसे करेंगे। पॉइंट ए का डेटम से पॉइंट ए की दूरी इज 20 मीटर्स, डेटम से पॉइंट ए की दूरी इज 20 मीटर्स। पॉइंट बी का डेटम, पॉइंट बी डेटम पे ही है 0 मीटर्स। पॉइंट सी का डेटम 5 मीटर्स, इट इज डेटम हेड। व्हाट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट ए? पॉइंट ए पे पीजोमीटर कितना डिस्टेंस दिखा रहा है आपको, दैट इज 10 मीटर्स, दैट इज 10 मीटर्स। ये हमारा हो गया प्रेशर हेड। व्हाट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट बी? पॉइंट बी का जो लेवल है उसके जो पीजोमीटर है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस थिंग। तो हमको दिख रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमको 5 प्लस इट इज 25 मीटर्स। सी पे हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, सी पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि सी पे कोई भी पीजोमीटर इंसर्टेड नहीं है। अब इसको ब्लैंक रखेंगे, है ना। टोटल हेड देखिए 20 प्लस 10 दैट इज 30 मीटर्स, 0 प्लस 25 दैट इज 25 मीटर्स। यहां पे हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखिए टोटल हेड की वैल्यूज में, टोटल हेड एट ए इज ग्रेटर देन टोटल हेड एट बी। ए पे टोटल हेड ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, तो फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम, फ्लो occurs from A to B। फ्लो कहां से कहां होगा, फ्लो A से B होने वाला है। फ्लो A से B होगा मतलब A से पानी चलेगा B की तरफ जाएगा, मतलब फ्लो कैसा हो गया, डाउनवर्ड फ्लो। फ्लो कैसा हो गया, डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है, तो इस फ्लो को हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड फ्लो। द फ्लो इज डाउनवर्ड फ्लो। तो ये हमारे पास डाउनवर्ड फ्लो हो गया। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, हम थोड़ी स्टेप्स देखेंगे। यहाँ पे ए से बी में जो फ्लो हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हम देखिए कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। हमको निकालना है कि पॉइंट सी पे प्रेशर हेड कितना है, ये हमको जरूरी है, पॉइंट सी पे प्रेशर हेड कितना है। क्योंकि अगर हमको इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी कैलकुलेट करना है तो हमको क्या लगता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। पोर प्रेशर कैसे निकालते हैं, प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू। तो मुझे प्रेशर हेड एट सी चाहिए, तब तो मैं सी पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल पाऊंगा। तो प्रेशर हेड अगर निकालना है, डेटम हेड तो मेरे पास है, अगर मैं टोटल हेड निकाल लूं तो टोटल हेड और डेटम हेड की हेल्प से हम लोग प्रेशर हेड निकाल सकते हैं, है ना। तो हमारा तरीका क्या होगा, हम टोटल हेड निकालेंगे पॉइंट सी पे। कैसे निकालेंगे, देखो टोटल हेड पॉइंट सी पे कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक तरीका यूज कर रहे हैं सी पे टोटल हेड निकालने के लिए, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल हेड ए पे मार्क कर देते हैं, कितना टोटल हेड ए पे 30 मीटर्स। व्हाट इज टोटल हेड एट बी, बी पे टोटल हेड कितना है, दैट इज 25 मीटर्स। When water travels from A to B, जब पानी A से B मूव करेगा, जब पानी A से B मूव करेगा तो वाटर ऐसे मूव कर रहा है, तो अपनी एनर्जी को लूज करते हुए जाएगा। जब पानी A से B मूव करेगा अपनी एनर्जी को लूज करेगा, तो हम बोलेंगे 30 से 25 जब पानी ने मूव किया तो कितनी एनर्जी लॉस कर दिया, पानी ने अपनी एनर्जी 5 मीटर की लॉस कर दिया, 5 मीटर का नुकसान हुआ इसका, ठीक है। तो जब A से B में उसकी 5 मीटर की एनर्जी का लॉस हुआ तो हम बोलेंगे A से C में कितना लॉस हुआ होगा, A टू B अगर इतना लॉस हुआ तो A से C में कितना लॉस हुआ होगा, तो हम बोलेंगे फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B, A टू B का डिस्टेंस कितना है, A से B का डिस्टेंस कितना है, 15 प्लस 5 मतलब दैट इज 20 मीटर्स। 20 मीटर्स में कितना लॉस हुआ है, -5 मीटर्स, है ना, 5 मीटर का लॉस हुआ है। तो A टू C में कितना लॉस होगा, A टू C में कितना लॉस होगा, A टू C का डिस्टेंस कितना है, A टू C का डिस्टेंस हमको 15 मीटर, 15 मीटर में कितना सॉइल एनर्जी लूज करेगा, दैट विल बी -5 डिवाइड बाय 20 इंटू 15, -5 डिवाइड बाय 20 इंटू 15 दैट इज 3.7। तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना एनर्जी लॉस हुआ, 3.75 मीटर। ये भी हम लोग लास्ट पार्ट में डिस्कस किए कि ऐसे कैलकुलेशन कैसे होता है। 3.75 का लॉस हो रहा है, तो स्टार्टिंग में एनर्जी थी 30 मीटर, 3.75 का लॉस हो गया, तो बचेगा कितना हमारे पास 26.25, कितना बचेगा यहाँ पे 26.25।
26.25। तो टोटल एनर्जी कितनी बचेगी हमारे पास 26.25। तो हमको क्या मिलेगा, टोटल हेडेड सी इज 26.25। एनर्जी थी 30 की, लॉस हो गया 3.75, बचा कितना 26.25। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टोटल हेड की वैल्यूज आई है इस तरीके से। वैल्यू मिली हमारे पास 3.75। अब ये जो ए टू सी की एनर्जी है 3.75। अब हम बात करते हैं कि अगर प्रेशर हेड एट सी कितना हो जाएगा, तो प्रेशर हेड एट सी विल बी इक्वल टू टोटल हेड एट सी माइनस डेटम हेड एट सी। व्हाट इज टोटल हेड एट सी? टोटल हेड एट सी इज 26.25 माइनस 5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 21.25 मीटर्स। ये वैल्यूज को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे कॉपी कर ली सारी, है ना। अब हम इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने का तरीका देखेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए, बी एंड सी कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस पहले बात करते हैं ए पे। हमको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस एट ए माइनस पोर प्रेशर एट पॉइंट ए, है ना। बार बार वो सेम चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। किसी भी पॉइंट पे इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस निकालना है, मतलब ए पे जाइए, उसके ऊपर देखिए कौन सा मटेरियल है और कितनी लेंथ का है। 10 मीटर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो 10 मीटर का डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस व्हाट इज पोर प्रेशर एट पॉइंट ए। हमको पता है पोर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू। व्हाट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट ए का प्रेशर हेड कितना है 10 इंटू गामा डब्ल्यू, वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी? इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी इज टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी माइनस पोर प्रेशर एट पॉइंट बी। व्हाट इज टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी? बी पे आप देखिए टोटल स्ट्रेस कितना है, तो पॉइंट बी के ऊपर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या है। तो पॉइंट बी के ऊपर देखिए क्या क्या है, 10 मीटर का पानी भरा हुआ है और 20 मीटर की सॉइल भरी हुई है। तो हम बोलेंगे 10 मीटर्स का पानी मतलब 10 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस 20 मीटर्स की सॉइल इंटू गामा सेचुरेटेड। व्हाट इज पोर प्रेशर एट पॉइंट बी? पॉइंट बी पे पोर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर हेड एट पॉइंट बी इंटू गामा डब्ल्यू। व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट बी? दैट इज 25 इंटू गामा डब्ल्यू। ये हमारा तरीका हो गया। ठीक है, इसको वैल्यूज को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। 10 इंटू 10 100 सॉरी प्लस 20 इंटू 20 दैट इज 400, that will be 500 minus 25 into 10 that is 250. The value comes out to be 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू को हम लोग नोट डाउन करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी कितना आ रहा है, ठीक है। एक और चीज़ अब यहाँ पे देखेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस एट सी की वैल्यू कितनी आ रही है। इफेक्टिव स्ट्रेस एट सी टोटल स्ट्रेस एट सी माइनस पोर प्रेशर एट सी। व्हाट इज टोटल स्ट्रेस एट सी? सी पे टोटल स्ट्रेस कितना है, तो हम फिर से वही वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सी पॉइंट पे चलते हैं, सी पॉइंट के ऊपर देखेंगे क्या क्या है, तो हम देखेंगे 10 मीटर का पानी भरा हुआ है और 15 मीटर की सॉइल है। तो 10 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस 15 इंटू गामा सेचुरेटेड माइनस पोर प्रेशर एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा। पोर प्रेशर एट पॉइंट सी इज प्रेशर हेड एट पोर प्रेशर एट पॉइंट सी इज प्रेशर हेड एट पॉइंट सी इंटू गामा डब्ल्यू। व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट सी? 21.25 इंटू गामा डब्ल्यू। ये वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस एट सी मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं। ये वैल्यू हम अभी इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी को नोट डाउन करेंगे क्योंकि हमको कंक्लूजन निकालने में हेल्प करेगा, है ना। ये तरीका आप देख लीजिए किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ये तरीका बहुत आसान है कैलकुलेशन करना, न्यूमेरिकल्स में हमको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस केस में देखो थोड़ा केस चेंज किया है। केस नंबर 3 की बात करें, अपवर्ड फ्लो कंडीशन। पॉइंट ए, बी और सी पे वैल्यूज निकालते हैं। ए अगेन डेटम को हम लोग सेम मान लेते हैं। हमको पता है डेटम को कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ए पे डेटम हेड कितना है, अगेन डेटम से पॉइंट ए 20 मीटर की दूरी पे है। पॉइंट बी इज एट द डेटम, पॉइंट सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो हमको ए बी सी पे डेटम हेड मिल गया। ठीक है, व्हाट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट ए? पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग जो पीजोमीटर है उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज 5 मीटर्स। पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो पीजोमीटर है उस पॉइंट बी से ट्रायंगल के बीच का डिस्टेंस दैट इज गिव्स यू प्रेशर हेड। कितना वैल्यू आ रहा है, 5 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 20 प्लस 10 दैट इज 30 मीटर्स। सी पे हम लोग प्रेशर हेड कैलकुलेट नहीं कर सकते, टोटल हेड निकाल लेते हैं। डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड 25 मीटर्स, डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड 30 मीटर्स। अगेन हम नोट डाउन करेंगे यहाँ पे क्या, टोटल हेड एट पॉइंट ए इज स्मॉलर देन टोटल हेड एट पॉइंट बी। फिर हम बोलेंगे टोटल हेड एट बी इज मेजर, तो हम बोलेंगे बी पे फ्लो ज्यादा है तो फ्लो विल अकर फ्रॉम बी टू ए। फ्लो कहाँ से होगा, बी टू ए फ्लो होगा। फ्लो कहाँ से होगा, बी से ए। मतलब इस डायग्राम में अगर आप देखो तो फ्लो कैसा होने वाला है,
फ्लो बी से ए की तरफ होने वाला है, मतलब कैसा होगा बी, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, फ्लो कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द अपवर्ड फ्लो, ये हमारी अपवर्ड फ्लो कंडीशन हो गई है ना। तो फ्लो तो हो रहा है, हेड लॉस भी हो रहा है, एनर्जी लॉस भी हो रहा है, बट फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है ये हमको ध्यान रखना। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, है ना। न्यूमेरिकल्स में हमको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायरेक्शन। पॉइंट बी पे एट पॉइंट बी व्हाट इज द टोटल हेड पॉइंट बी पे कितना है 30 मीटर्स, ये हमको दिख रहा है। ये पॉइंट ए पे टोटल हेड कितना है 25 मीटर, टेबल से हम लिख लेंगे 25 मीटर्स, है ना। तो ये 25 मीटर। हम बोल रहे हैं फ्लो कहां से कहां हो रहा है, बी से ए सॉइल फ्लो कर रही है, कितने का लॉस कर रही है, -5 मीटर्स का। हम जानना चाहते हैं सी पे कितना हेड होगा, तो मूवमेंट कैसा हो रहा है, बी से ए में मूवमेंट हो रहा है, तो हम भी मूवमेंट कैसे करेंगे, बी टू सी में मूवमेंट करेंगे, है ना। तो आप देखो 30 मीटर से 25 मीटर की तरफ फ्लो हो रहा है, फ्लो इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमारा एरो भी कैसे मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, है ना। तो हम बोलेंगे बी पे 30 है, लॉस हो गया 25, तो हम बोलेंगे बी टू ए, दैट मीन्स हाउ मच डिस्टेंस, बी से ए का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर्स में लॉस कितना होता है, लॉस इज हाउ मच -5 मीटर्स। तो बी टू सी में कितना लॉस होगा, बी टू सी में कितना लॉस होगा, बी टू सी मतलब कितना डिस्टेंस 5 मीटर में कितना लॉस होगा, तो लॉस विल बी -5 डिवाइड बाई 20 इंटू 5। ये तरीका हम लोग पहले भी कर चुके हैं मैथमेटिक्स में ना, इस इतने से इतने में ये होगा तो इतने से इतने में कितना होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1.25 का लॉस हो रहा है, 1.25। मतलब जब वाटर ट्रेवल करेगा बी से सी के बीच में तो 1.25 एनर्जी का लॉस हो जाएगा, बचेगी कितनी उसके बाद एनर्जी 28.75। हाउ मच एनर्जी इज रिमेनिंग 28.75। तो हम बोलेंगे सी पे एनर्जी कितनी है, सी पे एनर्जी इज 28.75। अगर सी पे टोटल हेड 28.75 है तो प्रेशर हेड निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे प्रेशर हेड एट सी इज इक्वल टू टोटल हेड एट सी माइनस डेटम हेड एट सी, माइनस datum head at C. What is total head at C? Total head C is 28.75 minus 5 meters, which is equal to 23.75 meters. It will be 23.75 meters. ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ एरो है, द मूवमेंट ऑफ एरो है। तो हम हमेशा डायग्राम के साथ में ही बना लेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा कि कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रहा है ना। तो आपको हेल्पफुल रहेगा। कई बार हम ऐसा कर लेते हैं कि ए टू सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, आप कैलकुलेशन कर लेते हो ए टू सी में, क्योंकि डाउनवर्ड में हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था। तो वो हम ध्यान रखेंगे, इस तरीके से डायग्राम बना के ही आप कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो हमको सी पे प्रेशर हेड मिल गया। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास टेबल की 23.75 28.75। अब हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेते हैं, सेम तरीका वही है ना। दैट इज विल बी टोटल स्ट्रेस एट ए माइनस पोर प्रेशर एट पॉइंट ए। व्हाट इज टोटल स्ट्रेस एट ए, पॉइंट ए के ऊपर देखेंगे क्या है, पॉइंट ए के ऊपर पानी है 5 मीटर का, 5 इंटू गामा डब्ल्यू, माइनस व्हाट इज पोर प्रेशर एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे पोर प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रेशर हेड एट पॉइंट ए इंटू गामा डब्ल्यू। तो प्रेशर हेड कितना है पॉइंट ए पे, it is nothing but 5 into gamma w. So this value comes out to be 0. What is effective stress at point B, that is total stress at point B minus pore pressure at point B. What is total stress at point B? B पे आइए, B के ऊपर देखेंगे कौन कौन सा मटेरियल कितना भरा हुआ है। तो B के ऊपर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 5 मीटर का पानी भरा हुआ है और 20 मीटर की सोइल है। तो 5 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस 20 इंटू गामा सेचुरेटेड माइनस पोर प्रेशर एट पॉइंट बी, पोर प्रेशर एट पॉइंट बी मतलब प्रेशर हेड इनटू गामा डब्ल्यू, दैट इज 30 इनटू गामा डब्ल्यू। दिस गिव्स मी 50 प्लस 400 माइनस 300, 450 माइनस 300 दैट इज 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेस एट सी, सी पे कैसे निकालेंगे, दैट इज टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट सी माइनस पोर प्रेशर एट पॉइंट सी। सी के ऊपर देखिए क्या क्या है, सी के ऊपर हम देखेंगे तो सी के ऊपर 5 मीटर का पानी भरा हुआ है और 15 मीटर की सॉइल भरी हुई है। तो हम बोलेंगे 5 मीटर का पानी गामा डब्ल्यू प्लस 15 मीटर की सॉइल मतलब गामा सेचुरेटेड, सॉइल की डेंसिटी गामा सेचुरेटेड, माइनस पोर प्रेशर एट पॉइंट सी, सी पे पोर प्रेशर कैसे निकालेंगे, दैट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट सी इंटू गामा डब्ल्यू, दैट इज
23.75 इंटू गामा डब्ल्यू। आप ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए, आपको इफेक्टिव स्ट्रेस एट सी मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी की वैल्यूज है। तो आप ये वैल्यू को नोट डाउन करिए। इस वैल्यू को हम लोग एनालाइज करते हैं नेक्स्ट इसमें इमेजेस में। इस इमेज में आप देखिए हमने वो तीनों केस को लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी लिख लेते हैं यहाँ पे सब जगह। यहाँ पे आप देखो इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी, सबसे पहला केस जो हमने किया था उसमें हमारे को वैल्यू आई थी 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी, इसमें हमारे पास वैल्यू आई थी डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इफेक्टिव स्ट्रेस थर्ड केस में जो हमारे पास वैल्यू आई बी की, दैट वैल्यू केम आउट टू बी 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहली बात तो आप ये देखिए, नो फ्लो कंडीशन में जो वैल्यू है 200, उससे डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में वैल्यू बढ़ जा रही है, 250 हो जा रही है ना। डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन, तो हमने बोला था जब भी फ्लो जो है डाउनवर्ड होता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है, हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी, है ना। पार्टिकल जो है नीचे सप्रेस होंगे और इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू देख रहे हैं बढ़ रही है, 250 हो जा रही है ना। एक और चीज आप ध्यान दोगे, इस कंपेयर टू इस कंपेयर में वैल्यू कम हो गई है। तो जब अपवर्ड फ्लो कंडीशन होता है तो पार्टिकल्स के बीच का स्ट्रेस खत्म हो जाता है और वैल्यू कम हो जाती है, कितनी हो गई 150, है ना। तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं तीनों केसेस को। तीनों केस में सॉइल सेम थी, सब कुछ सेम था, बस पानी के लेवल में डिफरेंस आया है। देखिए आप, इसमें पानी का लेवल बिल्कुल सेम था, यहाँ पे ये चेंज आया है पानी के लेवल में, है ना। तो देयर इज अ चेंज इन वाटर लेवल। कितना वाटर लेवल में चेंज आया है, यहाँ पे जो वाटर, ये देखो ये डायग्राम सब कुछ, इतना डायग्राम सब जगह सेम है, 5 मीटर का पानी का लेवल चेंज हुआ है बस, है ना। ये डायग्राम यहाँ तक के सब में सेम है, ये जो डिफरेंस आया है 5 मीटर का डिफरेंस आया है सिर्फ, है ना। इस केस में यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, इस केस में यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो ये वैल्यू में कुछ चेंज आया है, इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो हमको ये डायग्राम और ये क्वेश्चन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जो केस नंबर 2 की वैल्यू, क्या हम उसको लिख सकते हैं 200 प्लस 50, क्या हम इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 50। दिस कैन बी रिटन एज 200 प्लस 50, इट कैन बी रिटन एज 200 माइनस 50, राइट। 150 की वैल्यू को 200 माइनस 50 लिख सकते हैं। क्या हम ये ध्यान से देख के बता सकते हैं 200 प्लस 50 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू गामा डब्ल्यू, और इस 200 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू गामा डब्ल्यू। एक और चीज आप देखिएगा यहाँ पे, क्या हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 200 प्लस डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू, और क्या हम इसको भी लिख सकते हैं 200 माइनस डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू। ये जो डेल्टा एच है दैट इज द हेड डिफरेंस। हमने दोनों भी क्वेश्चन किए, उन दोनों भी क्वेश्चन में आप देखोगे ए और बी के बीच का जो हेड लॉस है वो कितना है, कितना हेड डिफरेंस दोनों के बीच का 5 मीटर्स, है ना। ये जो स्मॉल डेल्टा एच है इसको हम लोग बोलते हैं सीपेज हेड। इस स्मॉल डेल्टा एच को हम लोग बोलते हैं सीपेज हेड, इट्स कॉल्ड एज सीपेज हेड। दिस स्मॉल डेल्टा एच इज कॉल्ड एज सीपेज हेड। एक्चुअली सारा का सारा फोर्स जो है ये लगा रहा है इसको, और जो ये हमारे साथ डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू मिला, इसको हम लोग बोलते हैं सीपेज प्रेशर। दिस कॉल्ड एज सीपेज प्रेशर। ये हम लोग कुछ टर्म्स लिख रहे हैं, सीपेज प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सीपेज प्रेशर। तो एक्चुअली क्या होता है, जिस भी डायरेक्शन में फ्लो होता है, जिस भी डायरेक्शन में फ्लो होता है उस डायरेक्शन में एक सीपेज प्रेशर लगने लग जाता है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इधर नीचे धक्का लगेगा एक सीपेज प्रेशर का, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक धक्का लगेगा सीपेज फोर्स का, है ना। तो आप देखिए जिस भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में एक धक्का लग रहा है सीपेज प्रेशर का। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है तो सीपेज प्रेशर कैसा होता है पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड फ्लो होता है तो सीपेज प्रेशर कैसा होता है पॉजिटिव, अगर अपवर्ड फ्लो होता है तो सीपेज प्रेशर कैसा होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे फ्लो क्योंकि डाउनवर्ड है तो सीपेज प्रेशर कैसा हुआ पॉजिटिव, ये वैल्यू आई पॉजिटिव। यहाँ पे क्योंकि फ्लो अपवर्ड है तो सीपेज प्रेशर केस नंबर 3 में सीपेज प्रेशर कैसा हो गया नेगेटिव। तो फॉर डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन सीपेज प्रेशर इज पॉजिटिव, फॉर अपवर्ड फ्लो कंडीशन सीपेज प्रेशर इज नेगेटिव। ये जो वैल्यू है सीपेज प्रेशर की, आप एक और चीज देखते जाइए यहाँ पे, इस केस को हम लोग अपवर्ड फ्लो कंडीशन को हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इस केस में यहाँ पे आप देखिए इस अपवर्ड फ्लो को मैंने बना रखा है, हमको बी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना मिला है, पॉइंट बी पे इफेक्टिव स्ट्रेस हमको मिला है क्या, हमको मिला है 200 माइनस 50, है ना। जो वैल्यू 150 आई है दैट इज हाउ मच, ये हमको वैल्यू मिली है 150
या फिर मैंने लिखा 200 माइनस डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो डेल्टा एच है, दिस वैल्यू इज डेल्टा एच हमारे पास 5 मीटर वाली है ना, दिस वैल्यू इज डेल्टा एच। अगर हम इस डेल्टा एच को बढ़ाते जाएं, है ना, अभी हमारे पास वैल्यू कितनी है, इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर ये वैल्यू डेल्टा एच की, अगर ये डिफरेंस बढ़ाते जाए, अगर मतलब मैं ये वाला लेवल जो है पानी का बढ़ाते जाऊं, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस लेवल, तो ये वाला जो डेल्टा एच है वो वैल्यू बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पे लेवल मान लो इतना कर दिया मैंने, तो डेल्टा एच की वैल्यू 5 की जगह इतनी हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बिकम डेल्टा एच। तो अगर धीरे धीरे डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो देखो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, टोटल स्ट्रेस जो ऊपर से आ रहा है वो तो कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी क्या हो जाएगा, 0, है ना। अभी 5 है, मान लीजिए वैल्यू 6 किया तो 200 माइनस 60 हो जाएगा। अगर हमने 7 किया तो 200 माइनस 70 हो जाएगा। 10 किया तो 200 माइनस 100 हो जाएगा, वैल्यू आएगी 100, है ना। अगर हमने इसको डेल्टा एच की वैल्यू को 15 कर दिया तो 200 माइनस 150 वैल्यू हो जाएगी 150। अगर मैंने इसको 20 कर दिया, इस डेल्टा एच की वैल्यू अगर 20 हो गई 5 मीटर की जगह, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, 200 माइनस 20 इंटू गामा डब्ल्यू, दिस वैल्यू विल बिकम 0, है ना। तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो गया, देखो हम इफेक्टिव स्ट्रेस को थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं यहाँ से। ये जो सीपेज प्रेशर है वो क्या कर रहा है, जो सीपेज प्रेशर क्या कर रहा है, यहाँ से धक्का दे रहा है पानी को ऊपर, सॉइल पार्टिकल्स को ऊपर धक्का दे रहा है। दिस सीपेज प्रेशर इज ट्राइंग टू पुश दिस पार्टिकल्स अपवर्ड, ये पार्टिकल्स को पुश कर रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस का काम क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस का काम क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस इन पार्टिकल्स को नीचे की तरफ धक्का देता है। इफेक्टिव स्ट्रेस का काम क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस इन पार्टिकल्स को नीचे की तरफ धक्का दे रहा है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इनको नीचे पुश कर रहा है ना। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या करता है, इन पार्टिकल्स को नीचे पुश करता है, और जो हमारा सीपेज प्रेशर है वो इनको ऊपर धक्का देता है ना। तो ये डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू है, इनको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, दिस कॉल्ड एज सीपेज प्रेशर, है ना। सीपेज प्रेशर लिख लेते हैं यहाँ पे इसको। और ये वाली जो वैल्यू है ये इसको नीचे धक्का दे रही है, रेड वाला जो फोर्स है ये जो है इफेक्टिव स्ट्रेस है, ये जो है पार्टिकल्स को नीचे धक्का दे रहा है। अगर ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स, दोनों फोर्स में से अगर ये वाला फोर्स ज्यादा बड़ा है, अगर ये वाला फोर्स ज्यादा बड़ा है तो ये वाला फोर्स जीत जाएगा और पार्टिकल जो है ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे, दिस फोर्स विल विन। और अगर ये वाला फोर्स जीत गया तो क्या होगा, पार्टिकल्स विल स्टार्ट फ्लोटिंग। हम इसको क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्विक सैंड कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्विक सैंड कंडीशन। अगर सीपेज प्रेशर ज्यादा हो गया, सीपेज प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये दिस पार्टिकल्स विल स्टार्ट फ्लोटिंग, ये पार्टिकल इस तरीके से, देखिए हमें डायग्राम दिख रहे हैं। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन से फ्लो बहुत ज्यादा हो गया तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स फ्लोट होना चालू हो जाते हैं, इनके बीच में आपस में डिस्टेंस खत्म हो जाता है, इनके बीच में आपस में डिस्टेंस खत्म हो जाता है ना, देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन देम। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सैंड बॉइलिंग कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सैंड बॉइलिंग कंडीशन, या फिर हम इसको बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन, या फिर हम इसको बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। ये हमारी क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। क्विक सैंड कंडीशन है, सैंड बॉइलिंग कंडीशन है, फिर क्रिटिकल। और ये जो कंडीशन बन जाती है, पानी जो सॉइल है वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाता है, जो सॉइल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक लिक्विड, सॉइल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक लिक्विड। और आपको ऐसा दिखता है कि जो सॉइल है बॉयल होके बाहर आ रही है, जो सॉइल पार्टिकल्स है वो बाहर निकल रहे हैं, आपको दिखता है पानी के साथ साथ सॉइल पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इसको सैंड बॉइलिंग कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन में अगर कोई भी इंसान जो है सैंड के ऊपर आता है तो उसको हम बोलते हैं सैंड में डूबने लगेगा, है ना। ये कंडीशन में सैंड जो है लिक्विफाइड हो जाती है। तो ये कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन। यहाँ पे आप कुछ एक्चुअल फिगर देख रहे हो, ये आदमी जो है पूरा सैंड के अंदर डूब गया, इसका वेट भी सॉइल जो है झेल नहीं पा रही है, जो लोड लेने की क्षमता है, जो शेयर स्ट्रेंथ है सॉइल की, वो खत्म हो जाती है। ये भी एक तरीके का क्विक सैंड कंडीशन है, फिर इसको पाइपिंग कंडीशन भी हम लोग बोलते हैं। जो यहाँ से फोर्स आया उसने पार्टिकल्स को नीचे बाहर कर दिया, पार्टिकल्स को बाहर करने के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे पार्टिकल्स जो बाहर निकलते जा रहे हैं और पानी को एक रास्ता मिल गया, और ये इसको हम बोलते हैं एक पाइप बन गया यहाँ पे, देयर इज अ पाइप दैट हैज बीन फॉर्म्ड, इसको हम बोलते हैं पाइपिंग कंडीशन। तो हमने सबसे पहले जो एप्लीकेशन डिस्कस किया था उसमें हमने बात किया था कि कैसे ये जो है पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, और पार्टिकल्स क्योंकि ऊपर से इस लोड को ले नहीं पाए तो पार्टिकल जो है बाहर हो गए, है ना। पार्टिकल्स क्योंकि धीरे धीरे बाहर होते जाते, तो आप देख रहे हो धीरे धीरे पार्टिकल्स का एक्सकावेशन होते जा रहा है और इस रास्ते से पानी बहने लगेगा,
और पानी बहने लगेगा तो हम एक पाइप तरीके का एक छोटा सा पतला सा पाइप बन जाता है यहाँ पे, इसको हमने बोला पाइप, और इस कंडीशन को हम लोग, इस फेलियर को हम लोग बोलते हैं पाइपिंग कंडीशन। इट इज ऑल्सो अकरिंग बिकॉज ऑफ दिस क्विकसेंट कंडीशन ओनली, है ना। तो ये इसको अगर हम डिराइव करें तो हम कुछ वैल्यूज यहाँ पे ले लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। हमने अभी तो ऐसे ही समझ लिया, हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेते हैं। मान लीजिए जो हेड डिफरेंस है डेल्टा एच है, ये जो हाइट है कुछ एच है, इस हाइट को हम लोग एच मान लेते हैं, और ये जो सॉइल की डेप्थ है उसको हम लोग जेड मान लेते हैं, है ना। द डेप्थ ऑफ द सॉइल को हम लोग जेड मान लेते हैं। अगर हम बात पॉइंट बी की, सिर्फ पॉइंट बी पे एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट बी पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने का ट्राई करते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट बी इज नथिंग बट टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी माइनस पोर प्रेशर एट पॉइंट बी। व्हाट इज टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी? बी के ऊपर देखें क्या क्या है, तो बी के ऊपर क्या क्या है, एच हाइट का वाटर है, एच इंटू गामा डब्ल्यू, प्लस क्या है, बी के ऊपर आप देखेंगे तो जेड हाइट की सेचुरेटेड सॉइल है, तो हम बोलेंगे जेड इंटू गामा सेचुरेटेड। व्हाट इज पोर प्रेशर एट पॉइंट बी? तो अभी तक के हमको क्लियर हो गया होगा पोर प्रेशर किसी पॉइंट पे कितना होता है, इस बी पॉइंट पे पोर प्रेशर कितना होगा, बी से लेकर ट्रायंगल के बीच का डिस्टेंस, दैट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट बी। तो बी पे प्रेशर हेड कितना है, जेड प्लस एच प्लस डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू, है ना। यही होगा प्रेशर हेड एट पॉइंट बी। तो प्रेशर हेड एट पॉइंट बी कितना है हमारे पास, जेड प्लस एच प्लस डेल्टा एच, दैट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट बी। तो ये हमारे लिए प्रेशर हेड की वैल्यू हो गई। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर हम कैलकुलेट करें, इससे हम एक एक्चुअली इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, एच इंटू गामा डब्ल्यू प्लस जेड इंटू गामा सेचुरेटेड, थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, जेड इंटू गामा डब्ल्यू माइनस एच इंटू गामा डब्ल्यू माइनस डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ पे आप देखोगे एच इंटू गामा डब्ल्यू कैंसिल हो गया, जेड बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या अपने पास, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू माइनस डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है, माइनस डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू। अगर हमने ऐसा डेल्टा एच ले लिया कि फेलियर हो जाए, ऐसा डेल्टा एच, ऐसा वैल्यू ऑफ डेल्टा एच जिससे फेलियर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस विल बिकम जीरो, है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो। तो इन क्रिटिकल कंडीशन, इन क्रिटिकल कंडीशन that is delta H equal to delta H critical, delta H is equal to delta H critical, effective stress will be equal to zero, है ना। तो क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ऐसा हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं डेल्टा एच की जहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो। तो हम बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस हैज बिकम जीरो, जेड इंटू, क्या हम गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू को गामा सबमर्ज ही बोल सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज गामा सबमर्ज्ड माइनस डेल्टा एच क्रिटिकल इंटू गामा डब्ल्यू, है ना। यहाँ पे आप देखो डेल्टा एच क्रिटिकल डिवाइड बाय जेड को हम लोग लिख सकते हैं गामा सबमर्ज्ड डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। इस डेल्टा एच बाय जेड को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड एज आईसी, इज कॉल्ड एज क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, critical hydraulic gradient is called as critical hydraulic gradient. This IC is called as critical hydraulic gradient. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमको पता है हेड लॉस डिवाइड बाय जेड, लेकिन ये ऐसा हेड डिफरेंस, यहाँ पे आप देखो जेड तो सॉइल की लेंथ रहेगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, हमारे हाथ में डेल्टा एच है। ऐसा हेड डिफरेंस आप ला दीजिए कि सॉइल जो है बॉयल होने लग जाए, सॉइल जो है फेल हो जाए, सॉइल जो अपना इफेक्टिव स्ट्रेस लूज कर दे, उसको हम लोग, उस ग्रेडियंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, है ना। ऐसी वैल्यू ऑफ डेल्टा एच जिससे क्या हो जाए, ऐसा वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, जेड तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम डेल्टा एच हमारे हाथ में रहता है, ऐसा डेल्टा एच जिससे क्या हो जाए, सॉइल फेल हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक। तो हमको पता चल गया, मान लीजिए हमको पता चल गया कि सॉइल फेल होने के लिए हमको डेल्टा एच की वैल्यू कितनी चाहिए, 20। हमको पता चल गया कि जैसे ये वैल्यू का डिफरेंस 20 रखते हैं तो सॉइल फेल हो जाती है, तो हम हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देने के लिए इस वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 10। अगर हम नहीं चाहते कि फेल हो, तो हमको पता है 20 पे फेलियर हो जाता है, इफ डेल्टा एच सी इज इक्वल टू 20, हमको पता है फेलियर किस पे हो जाता है, डेल्टा एच सी इक्वल टू 20 पे, तो हम कभी भी इतनी वैल्यू नहीं देंगे, हम डेल्टा एच कितना प्रोवाइड करेंगे, हम बोल देंगे भाई 10 से ज्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए, ताकि हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी मिल जाए, 2 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाए, ठीक है। तो हम ऐसा आई देंगे जिससे हमारे को फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या मिल जाए, 2 से ज्यादा, 1.2 1.5, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम, तो आप देखिए गामा सबमर्ज की वैल्यू क्या होती है, गामा सबमर्ज का अगर आपको फॉर्मूला पता है, तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। व्हाट इज गामा सैचुरेटेड जी प्लस ई
अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू। दिस वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यू क्या मिलती है 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये हमारा क्या हो गया गामा सबमर्ज का फॉर्मूला। गामा सबमर्ज का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया हमारे पास। इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। लेट अस पुट अप दिस वैल्यू ओवर हियर। तो हमको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या मिलेगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच सी अपॉन जेड विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट गामा सबमर्ज डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू, दैट इज जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम ऑल द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर पूरे चैप्टर में से आते हैं तो इस फॉर्मूले के ऊपर से आते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में जी दे दिया है, ई दे दिया, आपको फॉर्मूले में क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू पूछते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस चैप्टर का, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को कैलकुलेट करना। दैट इज फॉर्मूला इज जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। अगर हम ई को एन के फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो ये फॉर्मूला थोड़ा और मॉडिफाइड हो जाता है। दिस फॉर्मूला बिकम्स जी माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन। इस टर्म्स में भी इस फॉर्मूले को हम लोग कई बार गेट में आया हुआ है। तो गेट में इसके ऊपर कम से कम 5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जी दे दिया है, ई दे दिया, आपसे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछा है ना। वैसे ही अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पूछें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय गिवन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइड बाय गिवन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये हमको एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। सीपेज हेड, सीपेज हेड हम लोगों ने बात किया, सीपेज हेड वाज डेल्टा एच, है ना। सीपेज हेड की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, डेल्टा एच की। जो डेल्टा एच क्रिटिकल हो रहा था दैट इज कॉल्ड एज सीपेज हेड फॉर अस, है ना। हमको पता है आई इज इक्वल टू वॉट, आई इज इक्वल टू वॉट डेल्टा एच डिवाइड बाय जेड। तो हम डेल्टा एच को लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एच कैन बी इक्वल टू आई इंटू जेड। तो सीपेज हेड को हम लोग आई इंटू जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। हमको पता है डेल्टा एच इज आई इंटू जेड। एक और टर्म हमारे पास क्या है, सीपेज प्रेशर। जैसे कि हम लोगों ने बोला सीपेज प्रेशर क्या होता है, स्मॉल पी इंटू एस। सीपेज प्रेशर स्मॉल पी इंटू एस। सीपेज प्रेशर इज इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू, डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू। डेल्टा एच को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, हमने लिखा है आई इंटू जेड इंटू गामा डब्ल्यू। यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट क्या रहेगी सीपेज प्रेशर की, तो सीपेज प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, आई इज यूनिटलेस, आई इज यूनिटलेस, जेड इज इन मीटर्स एंड गामा डब्ल्यू इज इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या रहेगी इसकी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज द यूनिट ऑफ प्रेशर ओनली, है ना। एक और टर्म हम लोग जो देखते हैं दैट इज कॉल्ड सीपेज फोर्स। सीपेज फोर्स कैपिटल पी एस से रिप्रेजेंट करते हैं सीपेज फोर्स, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एच इंटू गामा डब्ल्यू, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो प्रेशर में अगर हम एरिया मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, सीपेज प्रेशर। यहाँ पे आप देखो z इंटू एरिया अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू जेड इंटू ए। अगर हम z इंटू ए करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, डेप्थ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल गिव यू द वॉल्यूम। तो दिस पार्ट इज वॉल्यूम, तो बोलेंगे आई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम। दिस कॉल्ड एज सीपेज फोर्स। अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या मिल रही है हमको, क्लियरली द यूनिट दैट वी आर गेटिंग इज किलो न्यूटन, है ना। तो किलो न्यूटन की यूनिट में लिखिए, गामा डब्ल्यू की यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, हमको यूनिट मिली किलो न्यूटन, दैट इज कॉल्ड एज सीपेज फोर्स, है ना। इसको हम बोले सीपेज फोर्स, यूनिट इज इन किलो न्यूटन और वैल्यू है आई गामा डब्ल्यू इंटू वी। एंड द लास्ट टर्म इज स्पेसिफिक सीपेज फोर्स, जिसको हम बोलते हैं पी एस एस, दैट इज सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज आई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई वी विच इज इक्वल्स टू आई इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हमको ध्यान रखनी है ताकि हमको क्वेश्चन करने में आसानी है। आई इंटू गामा डब्ल्यू, आई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वी, आई जेड गामा डब्ल्यू और आई इंटू जेड। ये चार टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमने चारों टर्म्स लिख लिए यहाँ पे। सॉरी, तो क्विकसैंड कंडीशन इज डज नॉट अकर इन क्लेई सॉइल, इट इज मेजरली फाउंड इन सैंडी सॉइल। क्यों नहीं होती, क्योंकि क्ले की प्रॉपर्टी होती है कि पानी जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एज सुन एज वाटर इज इंट्रोड्यूस तो क्ले पार्टिकल्स पास में आ जाते हैं। क्ले पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है दे कम टुगेदर, दे बाइंड। तो कोहेसिव सॉइल में कोहेजन होता है, आपस में प्यार होता है, तो दे पार्टिकल जो है वो पास में आ जाते हैं पानी को देख के। तो इनको उखाड़ना या फिर बाहर निकालना इट इज नॉट वेरी इजी,
ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सैंडी सॉइल में आपस में प्यार नहीं होता, देयर इज नो कोहेजन, देयर इज नो लव इन बिटवीन दीज पार्टिकल्स। तो जैसे ही पार्टिकल्स में पानी आता है, कोई दिक्कत आती है, तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, है ना। तो दीज पार्टिकल्स गेट सेपरेट आउट व्हेन वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड। तो जनरली सैंडी सॉइल में बिकॉज देयर इज नो कोहेजन, इसीलिए सैंडी सॉइल में ही क्विकसैंड कंडीशन हमको ऑब्जर्व होती है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पार्ट होगा, इसके न्यूमेरिकल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे समझने में चीजें। तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व सर्टेन न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक।